एवरीवन, दिस साइड जतिन राजपाल। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग स्टाफिंग की सेकंड लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आए हैं। मैं आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चे इस सेकंड लेक्चर को देख रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा स्टाफिंग का पार्ट ए जरूर पहले देख लें, बिकॉज पार्ट बी पे जाने के लिए पार्ट ए का बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था व्हाट इज अ मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या है? देखो बेटा, स्टाफिंग क्या होता है? पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। सही इंसान को सही जगह पे बिठाना। जब तक आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक सही इंसान को सही जगह नहीं बिठाओगे, आपकी कंपनी आपके डिजायर्ड गोल्स अचीव ही नहीं कर सकती। स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप एक सेटिस्फैक्टरी वर्कफोर्स बनाते हो। जब आपके पास एक सेटिस्फाइड वर्कफोर्स हो जाती है, वहां पर आपका स्टाफिंग का काम खत्म हो जाता है। सो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला काम होता है प्लान करना बिजनेस को, फिर बिजनेस के स्ट्रक्चर्स बनाना, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। और जब आप स्ट्रक्चर बना लेते हो तो उस स्ट्रक्चर पे हर एक पोस्ट में एक सही एम्प्लॉय को बिठाना को हम क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था स्टाफिंग का प्रोसेस और स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस। आज की वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है आप लोगों के लिए, बिकॉज आज एक स्टाफ को, इन दिस वीडियो मैं आपको यह बताऊंगा कि एक स्टाफ को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। हाउ टू सिलेक्ट द स्टाफ। कई बार जो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स के बच्चे यहां पर ये वीडियो देख रहे होंगे, तो कई बार बहुत बार ऐसा बोला जाता है, अब फादर आके घर में बोलते हैं, यार खून पी रखा है वर्कर ने। देखो बेटा, खून इसलिए पी रखा है क्योंकि आपने जो स्टाफ सिलेक्ट कर रखा है वो सही नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूं दुनिया में पीने का पानी बहुत सारा है, बट 70% पानी खारा पानी है और पीने लायक पानी सिर्फ 30% है। तो आपको पता होना चाहिए, आपके पास परख करने की क्षमता होनी चाहिए कि कौन सा पानी खारा है और कौन सा पानी पीने वाला है। अगर आपको सही स्टाफ सिलेक्ट करना आ गया, मतलब आपको सही पानी पीना आ गया। फिर उसके बाद आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं कि सही पानी पीना कैसे है, सही स्टाफ सिलेक्ट कैसे करना है। अभी तक हम लोग पार्ट ए प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। वन इज रिक्रूटमेंट एंड सेकेंड वन इज सिलेक्शन प्रोसेस। सही स्टाफ को सिलेक्ट कैसे करता है। और आज की वीडियो देखने के बाद आपका अंदर से आवाज अलग ही लेवल की आने वाली है। लेट्स सी, मैं कोशिश करूंगा, मुझे तो वैसे भी खुद कुछ नहीं आता। हाँ जी। स्टाफिंग के अंदर जब हम स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ रहे होते हैं तो उसमें एक सेकंड टॉपिक आता है रिक्रूटमेंट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिक्रूटमेंट? रिक्रूटमेंट क्या होता है? देखो, रिक्रूटमेंट का मतलब है आस्किंग और इनवाइटिंग द कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब आप स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ते हो, लास्ट वीडियो में जब आपने पढ़ा होगा, तो स्टाफ की जरूरत हमें कब पड़ते हैं? तो स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहला काम होता है कंपनी को ये चेक करना कि उसे कितने लोग चाहिए। और वो कैसे पता चलता है? कंपनी दो काम करती है, वर्क लोड चेक करती है और वर्क फोर्स चेक करती है। हमारे पास काम कितना है और लोग कितने हैं। अगर काम ज्यादा है और लोग कम है तो हम अंडर स्टाफ है। और कई बार ऐसा होता है कि काम कम होता है और लोग ज्यादा होते हैं तो हम ओवर स्टाफ है। तो स्टाफिंग का जो प्रोसेस है वो तब काम करता है जब आप अंडर स्टाफ हो, जब आपके पास स्टाफ क्या हो? कम हो। तो मान के चलते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है हल्दीराम्स। अब हल्दीराम्स में 15 लोगों की जरूरत है। तो अब हल्दीराम को यह पता चल गया पहले स्टेप में स्टाफिंग के कि मेरे पास 15 लोग मुझे और चाहिए। अब हल्दीराम 15 लोग लाए कहां से? रिक्रूटमेंट एक ऐसा प्रोसेस है, जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिक्रूटमेंट, ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आप सामने वाले कैंडिडेट को अपनी कंपनी में कहते हो, बेबी कम कम कम। रिक्रूटमेंट याद कर लो, आस्किंग और इनवाइटिंग द कैंडिडेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। आस्किंग और इनवाइटिंग द कैंडिडेट इन द ऑर्गेनाइजेशन। देसी भाषा में बता रहा हूं कि जब आप लोगों को अपनी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करते हो या बुलाते हो कि आओ हमारी कंपनी में आओ एंड हैव सम फन, आओ फन फन, आपको बहुत मजा आएगा हमारी कंपनी में। आजकल देखा करो, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करने लगी है, लिंक्डइन के अंदर अपने स्टाफ को क्या करती है, 5 स्टार होटल ले जाती है, वहां उनसे क्रिकेट खिलाती है और उसके बाद
वो सारे जो स्टाफ वाले होते हैं वो फोटो पोस्ट कर देते हैं। अब स्टाफ को लगता है हाय मेरी कंपनी कितनी अच्छी है। भाई वो कंपनी लिंक्डइन के थ्रू 500 लोगों को और बुला लेती है कि वाह यहाँ तो क्रिकेट खिलाते हैं, यहाँ तो 5 स्टार होटल ले जाते हैं, तो हम भी यहीं जाएंगे। तो आजकल बहुत तरीके आ गए हैं रिक्रूटमेंट्स के। मतलब व्हाट इज रिक्रूटमेंट? इट इज नॉट फाइनलाइजिंग द एम्प्लॉय। रिक्रूटमेंट मीन्स पूल इकट्ठा करना, एक एक बहुत बड़ा पूल बना देना कि मैं अगर 15 लोगों की सिलेक्शन करने जा रहा हूं, कितने लोगों की? 15 लोग, तो मेरे पास 1500 लोग आ जाएं कि भाई मुझे रखो मुझे रखो मुझे रखो। दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। याद हो गया? आस्किंग और इनवाइटिंग दी कैंडिडेट, समझने के लिए काफी है। और अगर इसकी डेफिनेशन देखो तो रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब रिक्वायर्ड स्टेप्स है, ऑफ सर्चिंग, ढूंढना, ऑफ प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। प्रोस्पेक्टिव मतलब जो फ्यूचर में आपको चाहिए। जैसे हल्दीराम को प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज चाहिए 15 एम्प्लॉयज, तो उनको ढूंढना एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। मतलब स्टिमुलेट मतलब बूस्टिंग देम कि आओ आप हमारे यहां पर ज्वाइन कर लो। दैट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। इट्स अ प्रोसेस। रिक्रूटमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जहां आप क्या करते हो? प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को बूस्ट करते हो कि आओ आप हमारी कंपनी में फॉर्म फिलअप करो। दैट इज कॉल्ड एज रिक्रूटमेंट। अब क्वेश्चन आता है कि अपनी कंपनी में लोगों को बुलाना कैसे? ठीक है, अपनी कंपनी को लोगों को बुलाना कैसे? देयर आर 2 वेज रिक्रूटमेंट के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। आज अगर आप देखो तो इंडियन टीम की बात करें तो इंडिया की एक मेन टीम है, फिर इंडिया ए है और इंडिया बी है। अब इंडिया ए और इंडिया बी बिल्कुल रेप्लिकेट इंडिया की मेन टीम की तरह है। जब कभी भी विकेट कीपर हमारे इंडिया में क्या हो जाए, उसको इंजरी हो जाए, हम टीम ए, इंडिया ए चेक करते हैं उसमें कौन कौन से विकेट कीपर है। कहते चल लिया बेटा कल से आप आ जाना काम करने। हमारा बैट्समैन कोई 3rd नंबर वाला खराब हो जाए, 4th नंबर वाला कहते भाई मैं नहीं खेल रहा, कोई करे कोई बात नहीं, तुम तो प्लेयर हो, इंडिया जीतनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है? क्रिकेट के अंदर वी हैव लॉट ऑफ प्लेयर्स। हमने एक पूल क्रिएट कर रखा है सिलेक्टेड एम्प्लॉयज का, बहुत बड़ा। सो मेरे को लगता है रिक्रूटमेंट का मतलब समझ आ गया कि रिक्रूटमेंट अगर अपने मन को समझाना है, इट इज अ इट मीन्स आस्किंग और इनवाइटिंग द कैंडिडेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और ऑफिशियल डेफिनेशन क्या? इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट करते हो, बूस्ट करते हो टू अप्लाई फॉर दी क्या? जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन। और लोगों को बुलाने के कितने तरीके? देयर आर 2 वेज। लोगों को बुलाने के अपनी कंपनी में कितने तरीके हैं? 2। यहां से 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, मैं बताऊंगा कहां से। लोगों को बुलाने के 2 तरीके हैं, पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इनवाइटिंग द कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, अपनी कंपनी में ही किसी इंसान को आप प्रमोट कर दो, किसी को ट्रांसफर दे दो, तो इसे बोलते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट। क्या बोलते हैं? इंटरनल रिक्रूटमेंट। और कंपनी में किसी को बुलाना बाहर से, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उसे क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। तो देयर आर 2 वेज लोगों को अपनी कंपनी तक बुलाने के, पहला इंटरनल एंड सेकंड वन इज एक्सटर्नल। डिड यू गेट माय पॉइंट? क्लियर हो गया सबको? ठीक है। सो इंटरनल में हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, पहला प्रमोशन और दूसरा ट्रेनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है, उसको मैंने एक रोल के साथ एडिशनल रोल दे दिया, उसको प्रमोट कर दिया, वो भी खुश हो गया, मैं भी खुश, मुझे भी किसी का इंटरव्यू नहीं लेना पड़ेगा, मुझे भी उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, एक और रोल दे दिया, मैंने कहा चल जा एंजॉय कर। या मेरे पास कोई एक्स्ट्रा स्टाफ था तो मैंने उसको ट्रांसफर देके दूसरी जगह भेज दिया, तो इसका मतलब मैंने उसका काम खत्म हो गया, उसको सब कुछ पता ही है। इसके फायदे क्या है इंटरनल रिक्रूटमेंट के? जो एग्जिस्टिंग स्टाफ होता है आपका, वो मोटिवेट हो जाता है कि यार सर तो हमारा प्रमोशन भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। ठीक है। इसके बाद कॉस्ट रिड्यूस होती है बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा क्या होती है? कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि आपको कोई हायरिंग के लिए पोर्टल पे नहीं जाना, एक्सटर्नली किसी कैंपस में नहीं जाना, आपको उसको ट्रेनिंग नहीं करानी, कॉस्ट बहुत कम होती है। सिंप्लीफाई सिलेक्शन प्रोसेस, आपका सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन करने के लिए आपको एक टीम नहीं बनानी कि भाई चलो 15 लोग 5 लोगों की टीम बनाते हैं, चलो नए लोग ढूंढते हैं। भाई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है, इसको सब कुछ पता है, चलो इसको ट्रांसफ़र दे दो।
और बैलेंस वर्कफोर्स, तो आपको पता होता है कि आपके पास ओवर स्टाफ है, आपने इसको उधर उठा के उधर कर दिया है, तो आपका वर्कफोर्स क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ये तब जब आप अपनी इंटरनल कंपनी के अंदर ही ट्रांसफर और प्रमोशन करते हो। बट इसका नुकसान भी है, हर चीज का फायदा नुकसान है। नुकसान क्या है? नो फ्रेश टैलेंट, नो फ्रेश टैलेंट। फ्रेश टैलेंट का मतलब क्या होता है? सपोज आपकी कंपनी में एक डिजाइनर है, वो आपकी कंपनी में 5 साल से एक ही तरीके का डिजाइन बना रहा है, तो आपके ना डिजाइन में एक क्वालिटी रहेगी नहीं। मैं अभी किसी प्रिंटिंग वाले सर के साथ बैठा था, मैंने कहा आपने अपना डिजाइनर क्यों निकाल दिया? कह रहे यार डिजाइनिंग ऐसी चीज है जो अपग्रेड होती जानी चाहिए कंपनी में, तो जो अच्छा काम कर रहे थे उनको हमने रखा हुआ है, बाकी कुछ ना कुछ एक दो बदलते रहने चाहिए ताकि नया टैलेंट आए, ताकि कंपनी में कुछ नया भी करने को हो, मतलब डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। लेजी एम्प्लॉय, एक एक एम्प्लॉय को पता है हर 6 महीने में मेरी सैलरी बढ़ी जाएगी, तो वो काम लेजी सा हो जाता है। ये नेगेटिव है इंटरनल रिक्रूटमेंट का, अगर आप इंटरनल कंपनी के अंदर ही किसी को ट्रांसफर और प्रमोशन देते हो। लो स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, कोई कंपटीशन नहीं होता, ग्रुपिज्म बन चुका होता है, कोई किसी कॉम्पीट नहीं कर रहा होता एक दूसरे के। क्या होता है, जो अवगुण होते हैं, लाइक जो स्किल्स खराब होते हैं एक दूसरे के छुपा रहे होते हैं ये लोग। नॉट फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन, कोई नई कंपनी है उसके लिए ये इंटरनल रिक्रूटमेंट काम नहीं करता। तो अभी तक हम क्या याद कर चुके हैं, व्हाट इज रिक्रूटमेंट? आस्किंग और इनवाइटिंग द कैंडिडेट्स। इट इज अ प्रोसेस जहां आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करते हो, बूस्ट करते हो टू अप्लाई फॉर द जॉब। रिक्रूटमेंट मेरी बेबी कितने तरीके का है? 2 तरीके का, इंटरनल और एक्सटर्नल। सो वेन एवर यू आर आस्किंग और इन्वाइटिंग द कैंडिडेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट, उसे इंटरनल बोलते हैं। नेक्स्ट इज external. Now what is external recruitment? Now you are inviting new employees outside the company, मतलब अब कंपनी के अंदर से लोग नहीं आएंगे, कंपनी के बाहर से आएंगे। 15 लोग हल्दीराम को अगर चाहिए तो अब कंपनी अपनी इंटरनल टीम का यूज नहीं करेगी, बाहर से लोग बुला सकती है। कहां कहां से बुला सकती है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, हल्दीराम के मेन गेट पे लिख देगी लड़के और लड़कियों की आवश्यकता है, हाउस कीपिंग में इतने लोग चाहिए, इसके लिए इतने लोग चाहिए। कई बार स्कूलों के बाहर लिखा होता है पियोन चाहिए, गार्ड चाहिए, रिसेप्शनिस्ट चाहिए, टीचर चाहिए, ऐसे बड़ा सा बोर्ड लगा देते। तो पहला तरीका लोगों को बुलाने का ये है। दूसरा कैजुअल कॉलिंग, कॉलिंग करके बुला लिया, जब डेटा आ गया आपके पास उसके थ्रू आपने बोल दिया। देन आपने एडवर्टीजमेंट, आपने न्यूज़पेपर में ऐड कर दी कि ये फलानी ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इतने लोग चाहिए, जिन जिन लोगों को अप्लाई करना है इस ईमेल आईडी पे कर दे। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दिल्ली गवर्नमेंट और ऐसी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने एक टाइम पे ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोला था कि किसी भी इंसान को अगर जॉब नहीं मिल रही तो आप आके हमारे पास अपना रिज्यूम दे दीजिए। पूरे दिल्ली में जब भी कोई नई जॉब आएगी तो हम आपको सबसे पहले कॉल करके बताएंगे। तो ये इनका काम होता था, जॉब दिलवाना। आजकल लोग इस पे कम पसंद करते हैं क्योंकि अब तो ऐप्स वैप्स आ गई हैं, काफ़ी ऐप्स आ गई हैं जिस पे आप अपना रिज्यूम डाल देते हो, लोग ऑनलाइन ही ढूंढ लेते हैं। प्लेसमेंट एजेंसीज, किसी को अगर बिजनेस करना है, एनीबडी वांट्स टू डू बिजनेस बिना पैसा लगाए, तो बस आप ये चैप्टर पढ़ लीजिए, मेरी कुछ वीडियोस देख लीजिए और आप अपनी क्या खोल लीजिए, प्लेसमेंट एजेंसी। प्लेसमेंट एजेंसी क्या करती है? बहुत सिंपल काम करती है। सपोज मेरे को एक हाउसकीपिंग के लिए लड़का चाहिए, मेरे पास समय नहीं है ढूंढने के लिए लड़का, तो मैंने एक प्लेसमेंट कंपनी को बोला, मैंने कहा आप मेरे लिए एक लड़का ढूंढो, मेरी सैलरी जो है मैं 20,000 रुपये दूंगा उसको। उन्होंने कहा ठीक है जी। उन्होंने क्या करा, किसी ऐप पे जाकर एडवर्टीजमेंट डाल दी कि हमें लड़का चाहिए, उन्होंने लड़का ढूंढा, उसको थोड़ा बहुत ट्रेन किया और मेरे यहाँ भेज दिया। मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया। उन्होंने कहा जी ठीक है, अब जो ये 20,000 रुपये, इसका 10,000 रुपये आप पहले महीने की जो है कमीशन आप हमें दे दो, हम आपके लिए ये सब काम करा हमने, तो हमें इसका क्या चाहिए, कमीशन चाहिए। सो इस तरीके की एजेंसीज खुल जाती है, प्लेसमेंट एजेंसीज। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट्स को, जिन लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर रखने की अफोर्डेबिलिटी नहीं है या एचआर का इतना काम नहीं है, तो वो प्लेसमेंट एजेंसीज को बोलते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप लोग ढूंढो, उन्हें ट्रेन करो, फिर आप हमारे यहाँ भेजना, अगर हमें अच्छा लगेगा तो आपको उसकी सैलरी का कुछ परसेंटेज दे देंगे। आजकल बहुत सारी कंपनीज ये काम कर रही हैं। ठीक है, कैंपस रिक्रूटमेंट। हाँ, कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है? जो दुनिया के सबसे हीरे वाले बच्चे होते हैं, सो हाई क्वालिटी स्टूडेंट्स होते हैं, ये 3 साल का प्रोग्राम करने जाते हैं ग्रेजुएशन का, या होटल मैनेजमेंट करते हैं तो 4 साल का प्रोग्राम होता है। तो इनके सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में कंपनी आ जाती है, सबसे बेहतरीन बच्चों को वहाँ से हायर करके पहले ही प्री बुक कर लेती है।
तो ये भी एक तरीका है। जो आपने सुना होगा बीटेक वाले बच्चे और नॉर्थ कैंपस वाले बच्चे कहते हैं हमारी प्लेसमेंट्स चल रही हैं, तो वो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट्स इसके तहत आते हैं। कैंपस मतलब जब कॉलेज में आके कोई आपको पहले से ही बुक कर जाए कि हाँ आप हमारे यहाँ पर हायर्ड हो। रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज, आपके यहाँ पर कोई कंपनी में काम कर रहा है, आपने उससे पूछा भैया आपके यहाँ पर कोई जानकार है क्या, या आपके यहाँ जो सेल्स में कोई है तो भैया आपके कोई नोन में हो तो आप प्लीज़ लेके आइएगा, दैट इज कॉल्ड रिकमेंडेशन। और क्या तरीका है, लेबर कॉन्ट्रैक्टर। लेबर कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं, जो ठेकेदार भैया होते हैं, आपको घर में पेंट कराना है, आपने उनको बोला कॉन्ट्रैक्टर को भैया पेंट वाला भैया ले आओ, वो ले आएगा, बीच में कुछ मार्जिन रख लेते हैं। टेलीविजन पे ऐड चला दी, बहुत पुराना हो गया। एंड लास्ट इज इंटरनेट वेब पब्लिशिंग, जो ये अब एप्स आ गई हैं, नौकरी.com, वर्क इंडिया ऐप, अपना.com, क्यूकर, बहुत सारे ब्रांड्स आ गए। लिंक्डइन इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड जो जॉब्स प्रोवाइड करता है, आईटी का अलग हो गया। तो ये सारे तरीके हैं। पर जब बाहर से आप कंपनी से किसी बाहर की इन सारी ऑप्शंस से आप कोई नया एम्प्लॉय लाते हो तो इससे क्या फायदा होता है, व्हाट इज द एडवांटेज। जब आप बाहर से किसी को लाओगे तो आपके पास वाइडर चॉइस है। अगर आपको 15 लोग चाहिए, आपके पास 1500 तरीके के लोग आ रहे हैं, आप उन सबको समझो, आपके पास वाइडर चॉइस है, आपके पास फ्रेश टैलेंट है, आपको नया यंग टैलेंट मिलेगा, क्वालिफाइड लोग मिलेंगे और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट उनमें जान होगी, उनको होगा कि मैं कुछ करूं उस कंपनी में जाके ताकि मेरी भी प्रमोशन और ग्रोथ हो सके। नुकसान क्या है, डिससेटिस्फैक्शन अमंग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जैसे आप जैसे इंटरव्यू शुरू करोगे तो आपके जो पुराने एम्प्लॉयज हैं वो काम अजीब सा करेंगे या नए एम्प्लॉय को टिकने नहीं देंगे, डिससेटिस्फाइड से हो जाएंगे, वो अजीब सा काम करना शुरू कर देंगे। लेंदी प्रोसेस है, पहले आप स्टाफ से टेस्ट लोगे, फिर उसका इंटरव्यू लोगे, फिर उसको मेडिकल के लिए पूछोगे, फिर उसको ट्रेनिंग कराओगे, 4-5 महीने खराब हो जाते हैं एक नए स्टाफ को प्रोसेस को लाने में। कॉस्टली है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये सारे नुकसान है। 3 नंबर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आता है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ किसके रिक्रूटमेंट्स पे। तो प्लीज एक बार इसको लिख के देख लीजिएगा। मैंने अभी तक आपको क्या क्या समझा दिया है और याद भी करा दिया है। रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस जहां पर आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को स्टिमुलेट करते हो टू अप्लाई फॉर द जॉब। रिक्रूटमेंट मेरे बेबी 2 तरीके का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल के 2 टाइप्स होते हैं, प्रमोशन एंड ट्रांसफर। एक्सटर्नल के 8-9 पॉइंट्स होते हैं जो हमने भी डिस्कस करे। इसके क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज है, दैट्स ऑल। इज इट क्लियर सबको? सो अगर आप नोटिस करो तो हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। व्हाट इज स्टाफिंग? इट इज अ प्रोसेस जहां आप स्टाफ को ऑब्टेन करते हो, यूटिलाइज करते हो और मेंटेन करते हो सेटिस्फैक्ट्री वर्क फ्लोस, पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। स्टाफिंग का क्या प्रोसेस होता है? स्टाफिंग का प्रोसेस होता है ER स्टूडेंट्स विल लीड टू PTA, एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। R से रिक्रूटमेंट, लोगों को बुलाना, देन सिलेक्शन, देन प्लेसमेंट, देन ट्रेनिंग, देन अप्रेजल, देन करियर प्लानिंग एंड देन कॉम्पनसेशन। इस तरीके से हमने पूरा पढ़ा था स्टाफिंग के अंदर, जिसमें से हमने एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट पूरा समझ लिया था, रिक्रूटमेंट अभी समझा। अब हम सीखने जाएंगे सिलेक्शन। एक एम्प्लॉय की सिलेक्शन कैसे की जाती है, ठीक है ना। तो मतलब एक्चुअली ये चैप्टर पता क्या है, जैसे स्टाफिंग प्रोसेस आपने पार्ट ए का पढ़ लिया, तो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर पूरा स्टाफिंग प्रोसेस आने के बाद रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ये 3 टॉपिक पढ़ लो, चैप्टर खत्म हो जाता है फिर उसके बाद। तो अगर आप नोटिस करो तो फर्स्ट क्लास में हमने प्रोसेस पढ़ा और स्टाफिंग के फायदे पढ़े। अभी हमने रिक्रूटमेंट खत्म किया, अब हम क्या खत्म करेंगे? सिलेक्शन प्रोसेस। ये खत्म करते ही आज की वीडियो खत्म कर देंगे। 3rd वीडियो के अंदर हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पढ़ाएंगे, चैप्टर पूरा फिनिश। तो देखो सब कुछ याद हो रहा है। स्टाफिंग इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जहां आप क्या करते हो, ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग, मेंटेनिंग द सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स, उसी को क्या बोलते हैं? स्टाफिंग। स्टाफिंग मीन्स पुटिंग द राइट पर्सन एट द राइट प्लेस। स्टाफ कैसे रखते हैं? सबसे पहला काम होता है स्टाफ रखने के लिए एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट। पहले समझो कि लोग चाहिए या नहीं चाहिए। अब अगर लोग चाहिए तो लोग कहां से आएंगे, उसके लिए क्या करो? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट क्या है? आस्किंग और इनवाइटिंग द कैंडिडेट्स। अब रिक्रूटमेंट के 2 तरीके, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब जब लोग आ गए, सोचो आपके पास 15 पोस्ट थी और 1500 लोग आ गए, और भाई 1500 के साथ थोड़ी बैठ के इंटरव्यू लोगे। ये थोड़ी है 1500 के लोगों के साथ आओ भाई, कल से सुबह से लेकर आप बिजनेस ओनर हो, सारे काम छोड़कर 1500 लोगों से मिल रहे हो, आओ भैया आओ आओ आपके साथ भी बात करो, आपके साथ भी बात करें। नो 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 नो। जैसे ही लोग आपके यहां पर जॉब अप्लाई कर दें, अब आपका काम है नेक्स्ट
सिलेक्शन। क्या करना है? सिलेक्शन प्रोसेस फॉलो करना माय बेबीज। क्या है तरीका सिलेक्शन प्रोसेस का? सिलेक्शन प्रोसेस कैसे फॉलो करेंगे आप? हाउ यू विल सिलेक्ट एन एम्प्लॉय? बोलो ना, कैसे सिलेक्ट करेंगे आप? देखो, हल्दीराम में 15 लोग चाहिए, 5 हाउसकीपिंग के, 5 सेल्स में, 3 चाहिए जो वो कुकिंग वाले शेफ टाइप, और 2 चाहिए अकाउंट्स के लिए। इस तरीके के 15 लोग चाहिए एक ब्रांच में। अब हमने एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट में, न्यूज़पेपर में, व्हाट्सएप पे, ऐप पे, हर जगह डाल दिए कि हल्दीराम में पीतमपुरा रोहिणी दिल्ली के अंदर 15 लोग चाहिए, जिन जिन लोगों को जॉब चाहिए कृपया करके आ जाए। अब मान के चलते हैं 300 लोगों ने अप्लाई कर दिया। अब 300 लोग अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ 2 लोगों की पोस्ट है, तो आप क्या करोगे? वॉट यू विल डू? सिलेक्शन कैसे करोगे? सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? तो आपने कहा था जो भी बंदा अकाउंटेंट होगा वो ग्रेजुएट होना चाहिए, उसको टैली आना चाहिए, ठीक है, उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने 3 बातें बोली थी, और वो मेल होना चाहिए, ठीक है जी। ये आपकी 4 कंडीशन थी। 300 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें से 100 जो थी वो फीमेल थी, तो बताओ 100 तो कम हो गई। फिर इसमें से 50 लोग जो थे वो ग्रेजुएट नहीं थे, फिर 50 को टैली चलाना नहीं आता था, ठीक है, और 50 लोग ऐसे थे जो क्या थे, जिनके पास एक्सपीरियंस 1-2 साल का था, 5 साल का नहीं था। बताओ जी, 100, 50, 150, 200, 250 लोग चले गए। सबसे पहला स्टेप यही होता है, प्रीमिलरी स्क्रीनिंग। प्रीमिलरी स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है? एलिमिनेटिंग अनक्वालिफाइड जॉब सीकर। कई लोग फालतू में फॉर्म भर देते हैं। जब भी आपको किसी को सिलेक्ट करना है तो सबसे पहला स्टेप क्या है बेबी, समझ लो, एलिमिनेटिंग अनक्वालिफाइड जॉब सीकर। जितने भी अनक्वालिफाइड लोग हैं, पहले स्टेप में देख लो आपकी कंडीशन क्या है जॉब की, और जो जो कंडीशंस फुलफिल कर रहे हैं उन्हीं को आगे बुलाओ, बाकी सबको कहो बाय बाय, टेक केयर। डिड यू गेट माय पॉइंट? व्हाट इज प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग? एलिमिनेटिंग अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स। एलिमिनेटिंग अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स। मैंने कहा मेरी ऑफिस में मुझे 10 से 6 के लिए बंदा चाहिए। अब कोई फोन करके कह रहा है मैं तो 10 से 5 ही आऊंगा। भाई मत भरना फॉर्म, क्यों भर रहा है, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है? सो सबसे पहला स्टेप सिलेक्शन के अंदर आपको क्या करना है? प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, एलिमिनेटिंग अनक्वालिफाइड जॉब सीकर। समझ गए आप? आपको एलिमिनेट करना है अनक्वालिफाइड जॉब सीकर, ठीक है ना? अब अगर आपको अच्छा लग रहा है पढ़ते हुए तो आप दिल बनाएं जरा कमेंट सेक्शन में जाकर प्लीज। आप जो सब्सक्राइब तो आप करेंगे नहीं हमारा चैनल, ना ही आप फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आपको तो पता है इस दुनिया में हर बच्चा पढ़ाई कर रहा है अपने लिए, उसको कंपटीशन है, वो क्यों बताए कि वो राजपाल से पढ़ के इतना अच्छा अच्छा सब कुछ सीख रहा है। बट आप कमेंट तो कर ही सकते हैं, होगा तो कुछ नहीं इससे भी, ना ही भी करोगे क्या उखाड़ लेंगे हम, जो मर्जी करो। एनी हाउ, चलो जी, अनक्वालिफाइड जॉब सीकर्स को निकाल दिया। अब बचे 50 लोग। अब 50 लोगों को आपने कहा आप जी कल आ जाओ सिलेक्शन टेस्ट के लिए, हम आपका टेस्ट लेंगे। अब टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, 50 क्वेश्चन लिखेंगे कि बताओ डेबिट का मतलब क्या होता है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। जीएसटी की स्लैब क्या होती है, ऐसा कुछ 50 क्वेश्चन बनाएंगे। उस 50 क्वेश्चन में ये चेक करेंगे कि उस इंसान का इंटरेस्ट कहां है, वो कितना इंटेलिजेंट है, उसका एप्टीट्यूड, नई चीजें सीखना चाहता है या नहीं सीखना चाहता, उसकी पर्सनालिटी, ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के रो तो नहीं पड़ेगा, जैसे किसी ने थोड़ा सा डांट दिया रोना धोना तो नहीं मचाएगा। और ट्रेड टेस्ट, उसको कितनी समझ है बिजनेस की और जिस जगह वो आ रहा है उसके बारे में वो कुछ जानता भी है या नहीं जानता। इस तरीके का एक कंप्रीहेंसिव टेस्ट बनाएंगे, ओवरऑल टेस्ट बनाएंगे। अब 50 लोगों ने ये टेस्ट दिया, 5 तो छुट्टी पे थे, वो आउट हो गए। 45 में से 15 लोग पास हो गए। 15 लोग क्या हो गए, पास हो गए। अब हमने कहा अब ये ठीक है, 15 लोगों का हम क्या लेते हैं, इंटरव्यू। काले हैं हम, इंटरव्यू लेंगे, इंटरव्यू। अब वो इंसान जो है हमारे पास इंटरव्यू आएगा। अब इस बीच में मैं बुक के अलावा आपको कुछ ऐसी बात बताऊंगा, अगर आपके पेरेंट्स बिजनेस ओनर हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनके लिए भी बहुत काम आएगा, ध्यान से देखना। देखो जी, बिजनेस जो है ना वो एक शिप की तरह होता है, और शिप का जो मालिक होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है, वो कैप्टन होता है शिप का, शिप चलाता है, ठीक है। पर हमेशा एक बिजनेस ओनर को एक डर लगा रहता है कि अगर मैं शिप का काम सबको दे रहा हूं तो कभी ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथ से मेरे शिप का कोई कंट्रोल छीन ले। कई सारे बिजनेस ओनर्स जो है ना वो इसी चीज से डरते हैं कि मैं अपने एम्प्लॉय को सब कुछ नहीं सिखाऊंगा, अगर मैंने उसको सब कुछ सिखा दिया तो वो भी अपना ही काम कर लेगा, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी होती है एक बिजनेस वाले बंदे को कि मेरा ये काम सारा सीख लेगा फिर ये अपना ही काम शुरू कर देगा। तो उसके लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं, सिलेक्शन करते वक्त कैसे पता लगाएं कि आपका एम्प्लॉय सही है या गलत है आपके लिए, क्या आपकी कंपनी में वो फिट होता है या नहीं होता। देखो, ये जो टाइटैनिक का जहाज है ना, ये डूब गया था। जब शिप चल रहा था ना तो ऊपर से लगा पानी में थोड़ी सी तो बर्फ है, ये तो बर्फ थोड़ी सी है, बट बर्फ अंदर बहुत गहरी थी। और जब वो जाके टकराई इस इंजन से, यहां से जो भी चीज थी ये, तो फिर प्रॉब्लम हो गई। एम्प्लॉय जो है ना ऊपर से ना बहुत शरीफ दिखता है अंदर कैसा है वो आपको कभी कैसे पता लगाओगे, वो जानना बहुत जरूरी है एक बिजनेस ओनर के लिए सिलेक्शन के टाइम पे। तो हम आपको आइसबर्ग मॉडल सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? आइसबर्ग मॉडल। आप जब भी इंटरव्यू लेते हो तो आप टेस्ट के थ्रू उसका स्किल चेक करोगे, उसकी नॉलेज चेक करोगे। मैं आपको कहता हूं स्किल और नॉलेज अगर उसकी सही लगे तो उसका एटीट्यूड चेक करो। क्या चेक करो? एटीट्यूड। अब एटीट्यूड 3 चीजों से जोड़कर बनता है, सेल्फ मोटिव, ट्रेट और सेल्फ इमेज। जैसे मैंने किसी से पूछा इंटरव्यू में, आप कौन हो? तो उसने कहा मैं एक टीचर हूं। मैंने एक बंदे से पूछा, मैं टीचर का इंटरव्यू ले रहा था, तो उसने कहा मैं एक टीचर हूं। मैंने एक हाउसकीपिंग वाले से पूछा, आप कौन हो? उसने कहा मैं स्टूडेंट हूं। तो मैं इंटरव्यू लेते वक्त समझ गया कि उस इंसान की अपनी सेल्फ इमेज अपने दिमाग में ये है कि मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूं, मुझे पार्ट टाइम जॉब करनी है और पार्ट टाइम जॉब पैसा इकट्ठा करके अपनी पढ़ाई करनी है। तो उसकी सेल्फ इमेज क्या है अपने दिमाग में कि मैं क्या हूं? स्टूडेंट हूं। आपको जब कोई एम्प्लॉय सिलेक्ट करना है तो आपको उस एम्प्लॉय की इमेज चेक करनी है कि वो अपने आप को क्या मानता है। एक डिजाइनर से पूछोगे वो कौन है, वो कहेगा मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं। एक अकाउंटेंट से पूछोगे तो वो कहेगा मैं एक अकाउंटेंट हूं। एक स्टूडेंट से पूछोगे तो वो कहेगा एक मैं टॉपर हूं। तो आपकी जो इमेज होती है वो आपका एटीट्यूड डिराइव करती है। कई सारे बिजनेस ओनर क्या करते हैं, एक अकाउंटेंट रख लेंगे, अकाउंटेंट रखने के बाद 2 घंटे काम कराते हैं, उसके बाद खाली बैठा होता है। अरे खाली क्यों बैठा है? तू कॉलिंग कर लेना,
खाली क्यों बैठे, तू ये कर लेना। भाई उस बंदे की सेल्फ इमेज अपने लिए क्या है कि मैं क्या हूं, एक अकाउंटेंट हूं, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो आपको अपने स्टाफ की सेल्फ इमेज जानने की कोशिश करनी कि वो अपने बारे में क्या सोचते हैं और वो क्या है। दूसरा क्या देखना है, उसका सेल्फ मोटिव, वो किस उद्देश्य से आपकी कंपनी में आया है। ये बहुत काम का चीज है। जो जो इनसिक्योर बिजनेस ओनर्स होते हैं, उद्देश्य क्या है उसका आने का, उसके मोटिव क्या है, उसके ट्रेड्स अपने आप दिखेंगे। जैसे ही उसके आपको ट्रेड्स दिखेंगे, सब दिख जाता है, पता चल जाता है। अब मेरे यहां अगर कोई टीचर आएगा और वो आकर मैं करे, तो इसका मतलब वो आई पे ध्यान दे रहा है, वी पे ध्यान नहीं दे रहा। और मैनेजमेंट का प्रिंसिपल कहता है एस्पिरिट डी कॉप्स, यूनियन इज स्ट्रेंथ, वी होना चाहिए, आई नहीं होना चाहिए। अगर इंडिया की टीम में कोई प्लेयर खेल रहा है और वो इंडिया के लिए नहीं खेल रहा, वो अपने लिए खेल रहा है कि मेरा 100 बन जाए, चाहे पूरा रन रेट खराब हो जाए, तो ऐसे परफॉर्मर को, ऐसे बैट्समैन को टीम में नहीं रखना चाहिए। तो ये जो बिजनेस ओनर्स हमेशा डरे रहते हैं कि भाई मेरे से सीखकर चला जाएगा तो मेरे ही बिजनेस खा जाएगा, उसको इस एटीट्यूड पे बहुत ध्यान देना, जानना है कि उसका सेल्फ मोटिव क्या है, उसका ट्रेट क्या है। डिड यू गेट माय पॉइंट? ये सब चीजें आप कहां करते हो एनालाइज, ये सब चीजें आप एनालाइज करोगे। इसमें बहुत कुछ डिटेलिंग है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझा रहा हूं ताकि आपको इंटरेस्टिंग लगे। ठीक है, ये सब आप जानते हो इंटरव्यू के अंदर। स्किल को जानो, नॉलेज को जानो, और एम्प्लॉय के एटीट्यूड को जानो कि उसके अंदर उद्देश्य क्या है। क्या वो मेरे शिप का कंट्रोल लेने आया है मुझसे, क्या वो मेरे को खाने के लिए आया है? इस उद्देश्य से आया तो मत रखो ना। जैसे मेरे पास एक एम्प्लॉय आया, मैंने उससे ऐसे पूछा आप आगे क्या फ्यूचर में प्लान कर रहे हो? कह रहे सर बस 2-3 साल में अपना बिजनेस करना है। मैंने कहा जी किस चीज का बिजनेस करना है? कह रहा जी मुझे इसका बिजनेस करना है। तो मैंने कहा क्यों रुके हुए हो? कहता बस 1.5-2 लाख रुपए चाहिए, मैं अपना बिजनेस करूंगा। उसका मोटिव क्या है? ही नीड्स मनी और वो अपना बिजनेस करना चाहता है। ठीक है, कल को उसको आपके बिजनेस में आके कुछ ज्यादा ही मजा आ गया, उसको अपना बिजनेस करना ही है, उसने पहले दिन ही बता दिया था, तो आपको परेशान करेगा ही ना। पर ऐसे भी एम्प्लॉय होते हैं जो आते हैं, वो कहते हैं सर जॉब करनी है, बिजनेस बिजनेस जी नहीं, बिजनेस नहीं करना, उसमें बहुत टेंशन है, ये है वो है। तो वो अपना क्या दिखाएगा आपको? अपना एटीट्यूड शो करेगा। बाकी देखो हम ट्राई कर सकते हैं, बट कुछ चीजें तो भगवान के हाथ में ही है। ठीक है ना? सो आपको इसका इंटरव्यू के अंदर स्किल, नॉलेज और एटीट्यूड जानने की कोशिश करनी है। अगर आपको लगे ये इंसान मेरी कंपनी में फिट होता है, तो आपको क्या करना है, ओके करके उसको रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, मतलब जो उसने बोला कि मैं प्रयागराज में रहता हूँ, मेरे नंबर ये, मोबाइल नंबर ये, मेरा घर का एड्रेस ये, तो आप उसका पुलिस वेरिफिकेशन कराओ। अगर वो भी ओके लगे, ठीक है, जब वो भी ओके लगे तो उसके सिलेक्शन डिसीजन दे दो कि भाई अब आप सिलेक्ट हो गए हो और आपको 5 दिन बाद हमारे यहाँ ज्वाइन करना है, पर आने से पहले मेडिकल करा के आना, क्योंकि मेडिकल में पता चल जाएगा कि आप फिट हो भी या नहीं हो। और जैसे ही आप वो मेडिकल ओके निकले तो आप उसको जॉब ऑफर कर दो, ऑफर लेटर दे दो, और जब वो आपके पास आए कंपनी में तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो कि ये लो जी आपकी नौकरी पक्की हुई। ऐसे आप किसी एम्प्लॉय को क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो। दिस इज द वे। गॉट इट सबको? दिस इज द सिलेक्शन प्रोसेस। और अगर आपको पढ़ के बहुत मजा आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली वीडियो में एक स्टाफ को जब आप रख लेते हो तो उसको कैसे ट्रेन करते हैं वो हम बताएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू। कमेंट में हम आपका इंतजार करेंगे दिल का। धन्यवाद।